हरिहर चरण कमल मधुबिंदु सुधारस धारमयी गंगा। मुनिवर पर्ण कुटे प्रांगण परिमार्जन पुण्यवती गंगा। खगकुल कलरव मधुरिम ताल तरंगित नृत्य रता गंगा। घनवन विहरण कर्म रतायत योग विभोग रता गंगा। घनवन विहरण कर्म रतायत योग विभोग रता गंगा। अयि सुहृदः इदानीम् अस्मिन् नामुखपटले समुपस्थिताः समे जिज्ञासवः बान्धवाः छात्राश्च समेषां भवतां सर्वप्रथमं हार्दिकम् अभिनन्दनं तथा परं ध्वन्यालोकस्य अग्रिमपाठस्य आरम्भः। प्रिय छात्रों, पदवाक्य प्रकाशता के क्रम में कल अलक्ष्य क्रम ध्वनि की जब हम पद प्रकाशता पढ़ रहे थे उसमें दोनों एक पद प्रकाशता और वाक्य प्रकाशता दिखाने के साथ साथ जो वाक्य आया था कि पहले वर्ण में होता है, पद में होता है, वाक्य में होता है, संघटना में होता है और प्रबंध में। तो पद और वाक्य में जो प्रकाशता होती है ध्वनि की, उसका उदाहरण तो कल हो गया था। अब बात आई थी संघटना की। इस संघटना विषय को लेकर आचार्य ध्वन्यालोककार ने कुछ लंबा विमर्श किया है, जो उचित भी है और विशेषकर काव्य विषय में रमन करने वालों के लिए, काव्य जिज्ञासुओं के लिए या काव्य तत्वाभिलाषियों के लिए इस विषय को जानना आवश्यक होता है। यहाँ सर्वप्रथम बात आती है कि संघटना जो है वो संघटना कैसी होती है, किसे कहते हैं। सामान्यतया हम लोग अन्य जो ग्रंथ पढ़ के आए हैं उसमें ये देखा है कि संघटना जो है वो अंग संस्था विशेषवत, यानी जैसे शरीर में विविध अवयवों का जोड़ होता है और उस जोड़ से यह शरीर बनता है, उसी तरह काव्य में भी विविध पदों का जोड़ होता है और उन जोड़ के बल पर जो वाक्य बनता है वो वाक्य हमें उस काव्य विशेष तक ले जाता है और जो अभिव्यक्त काव्य विशेष होता है उसे ही हम ध्वनि काव्य कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वाक्यों का जो जोड़ है वो जोड़ कैसा होता है। तो आप सभी जानते हैं या हम लोग सभी बार बार
ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ये समास, ये जो संघटना होती है वर्णों का जोड़, ये 3 प्रकार का होता है। एक असमासा, एक अल्प समासा और एक दीर्घ समासा। यानी एक ऐसी संघटना जिसमें सामासिक जोड़ नहीं होता, पद स्पष्ट होते हैं। एक वो होता है जिसमें छोटे छोटे समास होते हैं, और एक वो होता है जिसमें लंबे लंबे समास होते हैं। जैसे माँ कवि बाणभट्ट की पंक्ति हो या माँ कवि दंडी की पंक्ति हो, तो उसमें आपको दीर्घाति दीर्घतर समासिक संघटना मिलती है। उसी बात को ध्वन्यालोककार भी स्पष्ट करते हैं कि असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता तथा दीर्घ समासेति त्रिधा संघटनोदिता। एक तो कह दिया असमासा जिसमें समास नहीं होता, दूसरा हुआ मध्यम समास जिसमें छोटे छोटे समासिक पदों का प्रयोग होता है, और तीसरा हुआ दीर्घ समासा जिसमें लंबे लंबे समास होते हैं। अब इन सामासिक जो संघटना है, ये संघटना कैसे काव्य को अभिव्यक्त करती है? तो इसमें देखिए कि जब गुण की बात आई थी, तो गुण जो है वो रस के साथ रहने वाला अचल धर्म है, गुण के रस के साथ रहता है। और इसी सामासिक संरचना को देखकर, इसी वर्णों के विन्यास को देखकर हम गुण का भी निर्धारण करते हैं। तो स्वभावतः प्रश्न ये उठता है कि संघटना जो 3 प्रकार की है, तो क्या उसी 3 प्रकार को देखकर गुण की भी 3 संख्या बताई गई? क्योंकि जब भी हम गुण पढ़ते हैं, उस गुण में यही देखा जाता है कि माधुर्य जो होता है उसमें सुकोमल वर्ण होते हैं, छोटे छोटे समास होते हैं। ओज जो होता है उसमें लंबी सामासिक पदावली होती है, कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। और प्रसाद जो होता है वो अर्थ वैमल्य होना चाहिए, उसमें सामासिक पदों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थ स्पष्टता होनी चाहिए। यही 3 बातें देखने को मिलती है। तो इन दोनों को अगर हम तुलनात्मक दृष्टिया देखें, तो ये समस्या तो सामने आएगी ही, या मन में ये विचार उठेगा कि संघटना और गुण में आखिर क्या संबंध है? क्या संघटना को देखकर हम गुण बनाते हैं, या गुण को देखकर हम अपनी संघटना बनाते हैं? ये है यहाँ समस्या का विषय। गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ति, उस विषय में ये कहते हैं आचार्य आनंदवर्धन, जो गुणान आश्रित्य तिष्ठन्ति माधुर्यादीन व्यनक्ति सा रसान। सा अर्थात सा संघटना, वो संघटना गुणान आश्रित्य तिष्ठन्ति, गुण के आश्रय में टिकती हुई। माधुर्यादि जो हैं, माधुर्यादीन गुणान आश्रित्य तिष्ठन्ति, ओज प्रसाद माधुर्य जो है उन गुणों का आश्रय लेकर टिकती हुई जो वह संघटना, वो संघटना रसान अभिव्यनक्ति, वो रस को अभिव्यक्त करती है। इस हिसाब से तो संघटना जो है वो गुणान आश्रित्य तिष्ठन्ति, गुण के आश्रय में टिकती है। जैसा गुण होगा वैसी हम संघटना बनाएंगे। तो गुण तो हमारे सामने 3 प्रकार का है, तो संघटना भी 3 प्रकार का है, असमासा, मध्यम समासा और दीर्घ समासा।
तो ऐसी परिस्थिति में तो यही कहा जाएगा कि गुण के आश्रय में टिकती हुई वह संघटना रस इत्यादि को पुष्ट करती है। तो जहाँ आप अल्प समास देखेंगे वहाँ माधुर्य गुण हो जाएगा, जहाँ असमास देखेंगे वहाँ प्रसाद गुण हो जाएगा, और जहाँ दीर्घ समास देखेंगे वहाँ ओज गुण हो जाएगा। ये सामान्य बात है। लेकिन इस पर हमें विचार करना पड़ता है आगे भी। कैसे? तो स्वयं आचार्य ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन लिखते हैं कि सा संघटना रसादीन व्यनक्ति गुणान आश्रित तिष्ठन्ति, जो पहले वाले का आशय है। अत्र विकल्प्यम, यहाँ विकल्प देते हैं या विचार करने के लिए कि गुण के आश्रय में टिकती हुई संघटना रस की अभिव्यक्ति करती है। ये तो मूल बात हो गया। अब विचारणीय बात ये होता है कि संघटना और गुण, क्या ये दोनों एक ही है? जब गुण के आश्रय में संघटना है, गुणानुकूल संघटना है, तो क्या गुण अलग है और संघटना अलग है, एक दूसरे के वशीभूत है, या दोनों चीज एक ही है? तो यहाँ 3 विकल्प इन्होंने बनाए विचार करने के लिए। क्या सब? पहला तो ये बनाया कि गुणानाम संघटनायाश्चैक्यम, गुण और संघटना दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है। तो 2 पक्ष आ गए, या तो दोनों एक है या दोनों अलग अलग है। जहां दोनों एक है ये मत है, उसको तो एक कर दीजिए। जहां मानेंगे कि ये दोनों अलग अलग है, वहां मानना ये पड़ेगा कि जब गुण और संघटना दोनों अलग अलग है तो गुण के आश्रय में संघटना है, गुण के वशीभूत संघटना है, या संघटना के आश्रय में गुण है, या संघटना के वशीभूत गुण है। गुण को देखकर हम संघटना बनाते हैं या संघटना को देखकर हम गुण निर्धारण करते हैं। अब ये 3 पक्ष आ गया कि गुण और संघटना दोनों एक चीज है, या अगर दोनों अलग अलग है तो इसमें 2 पक्ष कि गुण को देखकर हम संघटना बनाते हैं, यह संघटना जो है वो गुण के वशीभूत है, या गुण जो है वो संघटना के वशीभूत है। जैसी संघटना हम देखते हैं, जैसा पदबंधन हम देखते हैं, वैसे गुणों की हम संज्ञा दे देते हैं कि लंबा समास देखा तो ओजगुण कह दिया, मध्य समास देखा तो माधुर्य कह दिया, और असमास देखा तो प्रसाद कह दिया। ये 3 पक्ष हमारे सामने आते हैं। अब इस पर विचार करना अपेक्षित है कि इसमें उचित कौन सा है। तो जहां गुण और संघटना दोनों की एकता हम मानते हैं, जो पहला पक्ष था कि गुण और संघटना दोनों एक है, ऐसा करने पर कहते हैं कि गुणान आत्मभूतान आधेय भूतान व आश्रित्य तिष्ठन्ति संघटना रसादीन विनक्तीत्यर्थः। जहां एक है वह गुण पक्ष है कि संघटना, इस बात को फिर से समझें कि जहां गुण और संघटना दोनों एक को मानते हैं या दोनों एक ही रूप है, वहाँ तो चिंता कम होगी, क्योंकि गुण भी रस की अभिव्यक्ति करता है, संघटना भी गुण की अभिव्यक्ति करता है। जहाँ कहते हैं कि संघटना के आश्रय में गुण है, वहाँ कैसे वह संघटना
रस का उपकार करती है। इसके लिए ये कहते हैं कि सा संघटना गुणान आत्मभूतान आधेय भूतान व आश्रित्य तिष्ठन्ति संघटना जनकती रसान इत्यर्थः। अर्थात कि संघटना जो है वो काव्य का आत्मभूत जो रस है या काव्य का आत्मभूत जो इन्होंने ध्वनि बताया है उसका ही धर्म है गुण, तो वो भी आत्मभूत ही है। तो आत्मभूत जो गुण उसके आश्रय में टिकती हुई उसको आधेय मानकर उस पर आश्रित होती हुई संघटना रस की अभिव्यक्ति करती है। और जब नानात्व पक्ष है, जब हम कहते हैं कि दोनों अलग अलग है, तब जब विचार करते हैं कि कैसे, तो वहाँ कहते हैं कि गुणाश्रय संघटना पक्षः, गुण के आश्रय में संघटना है, तदा गुणान आश्रित्य तिष्ठन्ति, गुण के आश्रय में टिकती हुई गुण परतंत्र स्वभावा। अब दोनों को गौर कर लीजिए कि जब दोनों एक में है, दोनों एक साथ है, दोनों एक ही चीज़ है, तो उस समय भी आत्मभूत जो गुण है उसके आश्रय में टिकती हुई संघटना रस का उपकार करती है। और जब नानात्व पक्ष आया कि दोनों अलग अलग हैं, गुण और संघटना अलग अलग है, तो वहाँ भी कह रहे हैं कि वहाँ भी गुण के आश्रय में टिकती हुई संघटना रस का उपकार करती है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये हुआ कि जब दोनों को अलग अलग मान रहे हैं तो यहाँ वो गुण परतंत्र स्वभावा, अर्थात संघटना जो है वो गुण के परतंत्र हो जाती है, गुण के परतंत्र होकर वहाँ टिकती हुई रसादि का उपकार करती है। जबकि जब दोनों एक पक्ष में है तो गुण परतंत्र स्वभावा नहीं है, तब वो गुण रूपा है। क्योंकि जब हम संघटना और गुण को एक मान रहे हैं तब वो गुण के परतंत्र नहीं होगी, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज़ है। तो उस समय वो गुण रूप होकर के रस का उपकार करती है। और जब अलग अलग है तो गुण के परतंत्र होकर, गुण के वशीभूत होकर वह रस का उपकार करती है। इन बातों को सुनकर सुनने में ये स्पष्ट लगता है कि भाई दोनों अवस्था में तो संघटना जो है वो गुण के आश्रय पर टिकती हुई रस का उपकार करती है। केवल एक में वो गुण स्वरूपा है और एक में वो गुण परतंत्र स्वभावा है, यही दोनों में फर्क आया। लेकिन गुण के आश्रय में ही टिककर संघटना रस का उपकार करती है, तो फिर ये विकल्प आपने किया ही क्यों? क्योंकि संघटना को टिकना तो गुण के आश्रय में ही है। तो फिर ये अलग अलग जो विचार आप कर रहे हैं, ये जो विकल्प आप बना रहे हैं, इस विकल्प की आवश्यकता ही क्या है? इस विकल्प की कोई आवश्यकता नज़र नहीं आती है। उसका समाधान करने के लिए कहते हैं कि नहीं, आवश्यकता है। कैसे? तो उसको देखिए कि यदि गुणाः असंघटना चेत्येकम तत्वम, यदि गुण और संघटना दोनों को एक मानते हैं तो संघटना श्रेया वा गुणा वो तदा संघटना या इव गुणानाम अनियत विषयत्व प्रसंगः। समझे बात को? नहीं। यदि आप मानते हैं कि गुण और संघटना दोनों एक ही चीज है, या गुण के आश्रय, संघटना के आश्रय में टिका हुआ गुण है, यदि ये मानते हैं तो क्या होगा
कि जैसे संघटना का अनियत प्रसंग है, जैसे संघटना की बनावट निश्चित नहीं है, वो अनियत है। लक्ष्य के भेद से, लेखक के भेद से, कवि के भेद से संघटनाएं अलग अलग होती जाती हैं। तो जब जैसे आपका गुण तो 3 निर्धारित है, लेकिन संघटना जो है वो 3 आपको दिखाई तो देता है, लेकिन काव्य के भेद से वो अलग अलग भी हो जाते हैं। उसका कोई नियत प्रसंग नहीं होता है। कैसे नहीं होता तो वो उदाहरण आगे दिखाएंगे ये। लेकिन जब कादंबरी आप पढ़ेंगे तो वहाँ श्रृंगार रस में भी लंबे लंबे समास होते हैं, और जब आप नाटक में जाएंगे तो नाटक में रौद्र रस में भी छोटे छोटे पद का प्रयोग होता है। तो वहाँ तो एक ही रस में अलग अलग संघटनाओं का प्रयोग काव्य भेद से देखा जाता है। तो फिर जब आप दोनों को एक मानेंगे या गुण के आश्रय में संघटना को मानेंगे, तब तो जैसे संघटना का भेद बढ़ता जाएगा, उसी तरह से गुण की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए। गुणानाम ही माधुर्य प्रसाद प्रकर्षः करुण विप्रलंब श्रृंगार विषय एवं। जैसे आप माधुर्य गुण के विषय में जाना है, या हम लोग सभी पढ़ते हैं कि गुण जो है माधुर्य, वो श्रृंगार में, विप्रलंब में, करुण में और शांत में क्रमशः बढ़ता जाता है। रौद्र अद्भुत में जो ओज है उसका प्राबल्य होता है। माधुर्य और प्रसाद जो है ये दोनों रसभाव तदाभास इत्यादि जो है उसका विषय बनता है। लेकिन संघटनायाम तो विघटते, संघटना में ये उचित नहीं होता। यानी माधुर्य में या श्रृंगार रस का जब विषय आएगा तो माधुर्य गुण जो है, जो अल्प समास वाला होता है, तो माधुर्य अगर अल्प श्रृंगार में होता है तो श्रृंगार जहाँ जहाँ वर्णित होगा वहाँ वहाँ अल्प समासिक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, अल्प समासिक पद का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन काव्य के भेद से गद्य काव्य में जाएंगे तो वहाँ तो श्रृंगार में भी लंबे लंबे समास होते हैं। तब फिर आप कैसे कहेंगे कि गुण और संघटना दोनों एक चीज़ है, या गुण के आश्रय में संघटना है, ये आप कैसे कहेंगे? क्योंकि वहाँ तो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है तो माधुर्य होना चाहिए, माधुर्य होना चाहिए तो छोटे पद होने चाहिए, लेकिन वहाँ तो छोटे पद हैं ही नहीं, वहाँ तो बहुत लंबे लंबे पद हैं। इसलिए विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि श्रृंगारे भी दीर्घ समासा दृश्यते। नाट्य में जब चले जाएंगे तो रौद्रादिस्वपि असमासा, वहाँ भी असमास दिखाई देता है। श्रृंगारे दीर्घ समासा, या तो आप कादंबरी पढ़ लीजिए या अन्य कोई भी किताब पढ़ेंगे, जैसे इन्होंने मंदार कुसुम रेणु पिंजर तालिका इत्यादि जो लंबे पद दिए हुए हैं, या अनवरत नयन जल लब निपतन परिमुषित पत्र लेखं तय करतल निसन्न मबले बदन विदम कंगन तापयसी। लगातार आँखों से बहते हुए पानी के कण से तुम्हारे गाल पर जो पत्र लेख था वो मिट चुका है। अब अपने कपोल को अपने हाथों पर रखकर, अई प्रिय तुम बदन विदम किन्न तापयति, क्या ये तुम्हारे बदन को ताप नहीं पहुँचा रहा है? यहाँ देख लीजिए कि अनवरत नयन जल लब निपतन परिमुषित पत्र लेखन्ते। श्रृंगार में ये इतनी लंबी पदावली का प्रयोग हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि नाटक में जाकर रौद्रादि में भी छोटे पद का प्रयोग होता है, वो आप बेनी संहार में देख सकते हैं, जहाँ रौद्र रस की अभिव्यक्ति के लिए श्लोक लिखते हैं वो, जो जह शस्त्रम विभर्ते स्वभुज गुरुम पांडवी नाम चमूनाम। एकदम लगता है कि प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ हो। इसलिए वहाँ संघटना और गुण दोनों तालमेल नहीं खाता। इसलिए
आप दोनों को एक मानने वाले पक्ष वाले या गुण के वशीभूत संघटना को मानने वाले कैसे इस जगह पर निर्धारण करेंगे। इसलिए ये विषय विकल्प बनाया गया है ताकि विचार सही ढंग से किया जा सके। अब कहते हैं, ये जो उदाहरण दोनों आपको दिखाए गए उससे तो स्पष्ट हो गया कि न संघटना स्वरूपाः, कि गुण जो है वो संघटना स्वरूप नहीं है, अर्थात दोनों एक नहीं है। न च संघटनाश्रया गुणाः, या संघटना के आश्रय में गुण होता है ऐसी भी बात नहीं है। संघटना के आश्रय में गुण कह देंगे तो कादंबरी के श्रृंगार में जाके आपको ओज मानना पड़ जाएगा, वहाँ आप मान नहीं सकते, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ननु यदि संघटना गुणानाम नाश्रयः, अब देख लीजिए 3 पक्ष हुआ था। एक तो दोनों एक ही हुआ था, वो भी टूट गया। अगर आप कहते हैं कि संघटना के आश्रय में गुण है तो कादंबरी में जाकर के लंबे समास को आपको माधुर्य मानना पड़ जाएगा, तो वो आप मान नहीं सकते क्योंकि गुण की परिभाषा अलग है। जोजः शस्त्रम विभर्ति में जाके छोटे पद हैं तो वहाँ आपको प्रसाद मानना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो ओज है, ये भी नहीं मान सकते। पद को देखकर, संघटना को देखकर हम गुण बनाएंगे तो ये भी नहीं बनेगा। अगर संघटना को देखकर गुण बनाएंगे तो जोजः शस्त्रम विभर्ति में क्या बनाएंगे, तो वहाँ आपको प्रसाद कहना पड़ेगा, लेकिन वो तो रौद्र रस है, तो रौद्र रस में प्रसाद है ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि आचार्यों का सिद्धांत है कि रौद्र रस में तो ओज गुण होता है। इसलिए ये संघटना और गुण, इन दोनों का परस्पर जो संबंध है या इस दोनों का आश्रयाश्रयित्व जो संबंध है, उस पर विचार करना, उस पर आधार बनाना ये जरूरी हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि ये ऊपर का जो विवेचन हुआ, इस विवेचन से तो ये दिखाया गया कि संघटना गुण का आश्रय नहीं है। तो संघटना अगर गुण का आश्रय नहीं है तो फिर गुण का कोई तो आश्रय होगा, क्योंकि बिना आश्रय के गुण है ऐसा भी आप नहीं कह सकते। अब तक तो हम बाहरी रूप से यही पढ़ते आए हैं कि ऐसी संघटना हो, लंबे समास हो तो ओज गुण, छोटे समास हो तो माधुर्य गुण, समास ना हो तो प्रसाद गुण। हम संघटना देखकर गुण बताते चले आ रहे हैं, तो गुण का आश्रय हमें संघटना मिलता है। लेकिन इस विवेचन के आधार पर कि अगर हम ऐसा मानते हैं तो विविध काव्यों के आधार पर संघटना के वैभिन्न को देखते हुए गुण का भी वैभिन्न हो जाएगा। इस तत्व को लेने के बाद गुण का आश्रय संघटना नहीं है, ये निश्चित हो जाता है। अगर ये निश्चित हो जाता है तो फिर ये विचार करना पड़ेगा कि गुणानाम आश्रयः, गुणान आलंबन, गुण का आलंबन क्या है। तो कहते हैं गुण का आलंबन क्या है, ये जब प्रश्न आएगा तो इस प्रश्न के लिए तो कहते हैं प्रतिपादितमेव एषाम आलंबनम। ये तो मैंने आपको पहले ही प्रतिपादित कर दिया है। कब प्रतिपादित किया था, तो याद कीजिए कि दूसरे उद्योत में एक कारिका आई थी, तमर्थमवलंबन्ते जेंगिनम ते गुणा स्मृताः। तमर्थम कम तो सहृदय संवेद्यम प्रतीयमानम, प्रतीयमान रूप जो अर्थ था, जो था सहृदय श्लाघ्य, सहृदयों के द्वारा जो श्लाघ्य अर्थ है, उन अर्थों का आलंबन लेकर टिकने वाला जो है, क्योंकि वही अर्थ अंगी होता है, वही अर्थ प्रधान होता है। उस प्रधान अर्थ का आलंबन लेकर टिकने वाला जो होता है वो गुण होता है, और अंगभूत शब्दों का आश्रय लेकर टिकने वाला जो चीज़ है, जो वस्तु है, वो अलंकार कहलाता है। ये पहले ही निर्धारित हो चुका है।
तो अभी तक विचार ये आया था कि गुण का आलंबन क्या होगा, तो वो इन्होंने बता दिया कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस कारिका के द्वारा। अब थोड़ी देर के लिए ये पुनः विचार करते हैं कि मान लिया जाए कि शब्द में गुण है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। इसको संस्कृत साहित्य में कहते हैं दुर्जंतो संन्याय, कि अगर चलो भाई तेरी ही बातें मान लेते हैं। भवन्तु शब्दाश्रया एव गुणा, मान लिया कि थोड़ी देर के लिए कि शब्द के आश्रय में ही गुण है, तो नो चैसाम अनुप्रासादि तुल्यत्वम, तो भी यह अनुप्रासादि जैसा नहीं होगा। जैसे अनुप्रासादि शब्द में रहते हैं और वो अलंकार कहलाते हैं, उसी तरह अगर शब्द में गुण को मान भी लिया जाए तो भी जिस तरह अलंकार अनुप्रासादि की उपस्थिति शब्द में है, वैसे इन गुणों की उपस्थिति उन शब्दों में नहीं होगी, उस प्रकार से नहीं होगी, प्रकार अलग होगा। तो क्यों और कैसे? तो कहते हैं जस्मादनुप्रासादयो अनपेक्षितार्थ धर्माः एव प्रतिपादिताः गुणास्तु व्यंग्य विशेष भाव भाषी वाच्य प्रतिपादन समर्थ शब्द धर्मा एव। अब देखिए कि जब हम अनुप्रास की बात करते हैं तो अनुप्रास शब्द में रहता है, वहाँ आप एक जैसे वर्णों का प्रयोग जूं ही देखते हैं तो अनुप्रास का निर्धारण कर लेते हैं। वहाँ आपको ये नहीं देखना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या है या कैसे अर्थों को यह दे रहा है। आप केवल वहाँ पर शब्दों के विनियोग को, शब्दों के प्रयोग को देखते हैं। तो जब वह शब्द जो एक समान भाषित होता हो लेकिन अनपेक्षितार्थ, उसको अर्थ की कोई अपेक्षा नहीं है, अर्थ की अपेक्षा किए बिना एक जैसे वर्णों के प्रयोग वाला जो शब्द है वहाँ पर अनुप्रास होता है। इस तरह से शब्द में अनुप्रास टिका हुआ है। जबकि गुण अगर शब्द में माना जाए तो भी वो इस प्रकार नहीं टिकेगा, क्योंकि उन शब्दों से प्राप्त होने वाला जो अर्थ है, जो व्यंग्य विशेष है, वो व्यंग्य विशेष जिस रस की अभिव्यक्ति करेगा, जिस रस की अभिव्यक्ति करेगा, सहृदयों को जिस रस की प्रतीति होगी, जैसा आनंद मिलेगा, उसके अनुकूल गुण होगा। अगर उससे रौद्र रस आ रहा है तो हम ओज मानेंगे, अगर माधुर्य श्रृंगार आ रहा है तो माधुर्य मानेंगे, अगर हास्य आदि आ रहा है तो हम प्रसाद मानेंगे। इस तरह शब्द से प्राप्त होगा अर्थ, उसके द्वारा अभिव्यंजना होगी तत्त रसों की, उस रस के अनुकूल गुण मानेंगे, लेकिन वो भी गुण आएगा अर्थ में, अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण आएगा शब्द में। तो इस प्रकार गुण शब्द में होगा। तो शब्द में गुण की स्थिति अगर मान भी ली जाए तो जैसे अलंकार की स्थिति गुण में है, वैसे गुण की, जैसे अलंकार की स्थिति शब्द में है, वैसे गुण की स्थिति शब्द में नहीं होगी। क्योंकि अलंकार की स्थिति में वो शब्द जो होता है वो अनपेक्षितार्थ है, उसको अर्थ की अपेक्षा नहीं होती। जबकि गुण को जब मानेंगे तो ये अनपेक्षितार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि गुण के लिए पहले ही कह दिया गया है कि तमर्थम अवलंबन्ते जेंगिनम ते गुणा स्मृताः। उस अंगी अर्थ का अवलंबन लेने वाला जो है वो गुण है, और वो अंगी अर्थ है प्रतिमानार्थ। तो वो अनपेक्षितार्थ नहीं हो सकता।
और अलंकार जो है वो अपेक्षितार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अनुप्रासादी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ अर्थ की बात नहीं करते, वहाँ तो एक जैसे वर्णों का प्रयोग होने के कारण उसको हम अलंकार, अनुप्रासादी अलंकार कहते हैं। तो इस तरह यदि शब्द में भी गुण को माना जाए तो शब्द में गुण की स्थिति अलंकार जैसी नहीं होगी। अलंकार की स्थिति अलग ढंग की होगी और गुण की स्थिति अलग ढंग की होगी। इसी बात को अब ये दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि ननु यदि शब्दाश्रया गुणाः तत्संघटन रूपत्वं तदाश्रयत्वं वा तेषां प्राप्तमेव। कहते हैं कि ये जो अभी आपने विवेचन किया कि शब्द में गुण को इस प्रकार से माना जाए, तो अगर हम ऐसे मानते हैं तो शब्दाश्रया गुणाः, तो शब्द के आश्रय में गुण है और शब्द ही तो संघटना स्वरूप है, क्योंकि शब्दों का जो हम जोड़ बनाते हैं, शब्दों को जो हम जोड़ते हैं वही तो संघटना है। और आपने अभी बताया है कि शब्द के आश्रय में गुण है, तो शब्द का स्वरूप ही संघटना रूप है, तो फिर तदाश्रयत्वं वा तेषां प्राप्तमेव, तो गुण का आश्रय तो संघटना हो ही गया। ये तो स्पष्ट कर दिया आपने। तो फिर स्पष्ट जब कर दिया तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि गुण जो है वो संघटना के वशीभूत नहीं है? क्यों नहीं? असंघटिता शब्दा अर्थ विशेष प्रतिपाद्य रसाद्याश्रितानाम गुणानाम अवाचकत्वादाश्रया भवन्ति। क्योंकि आपका कहना है तमर्थम अवलंबनते जेंगिनम ते गुणा स्मृता है, उस अर्थ का अवलंबन लेने वाला, तो उस अर्थ की अभिव्यक्ति तो शब्द से ही होगी। क्योंकि अगर सारे वर्ण संगठित ना हो, सारे वर्ण अगर असंगठित हों, क ट त प ब क ऐसा हो, तब तो वो किसी अर्थ की अभिव्यक्ति करेगा ही नहीं। और जब अर्थ की अभिव्यक्ति करेगा ही नहीं तो उस अर्थ से मुख्यार्थ का ज्ञान कैसे होगा? अब मुख्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा तो सहृदयों का आनंद कैसे होगा? तो सहृदयों का आनंद होने के लिए तो शब्द का होना अपेक्षित है, और शब्द का होना अपेक्षित है तो वही शब्द संघटना स्वरूप है। तो इस आधार पर तो सिद्ध यही होता है कि गुण जो है वो संघटना के आश्रय में है। तो इस प्रकार ध्वन्यालोककार का मत जो है वो पीछे पड़ रहा है, ये पूर्व पक्ष है। इसलिए ये कहते हैं कि ऐसे में शब्द के आश्रय में, संघटना के आश्रय में ही गुण टिकता है, ये स्पष्ट हो गया। ऐसा ही आपको भी मानना चाहिए। तो ध्वन्यालोककार कहते हैं कि नैवम, आपने तर्क तो ठीक लगाया, तर्क के आधार पर आपने सिद्ध कर दिया कि संघटना जो है वो शब्द के आश्रय, संघटना के आश्रय में गुण है, क्योंकि शब्द के बिना रस की प्रतीति होगी नहीं। लेकिन ऐसा उचित नहीं है। क्यों? तो ये कहीं प्रतिपादित नहीं है कि शब्द जो है वही तत्त ध्वनि की अभिव्यक्ति में सहायक है। वर्ण पद व्यंग्यत्वस्य रसादीनां प्रतिपादितत्वात्, आपने अभी यही कहा है कि वर्णों का जोड़ शब्द कहलाता है। वर्ण स्वयं में किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं करेगा, अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं करेगा तो रस की अभिव्यक्ति नहीं होगी, रस की अभिव्यक्ति नहीं होगी तो फिर गुण का निर्धारण नहीं हो पाएगा। तो वो अर्थ मिले, वो रस मिलेगा, वो ध्वनि मिलेगी आपको किसी अर्थ से, और वो अर्थ का प्रतिपादक कोई शब्द होगा। तो जब शब्द से ही आपको वो आनंद, वो ध्वनि मिलेगा, तो शब्द तो हो ही गया उसका आश्रय, क्योंकि उसी रस का धर्म गुण है।
तो इस प्रकार शब्द और संघटना, क्योंकि शब्दों का ही जोड़ होता है संघटना, तो संघटना जो है वही गुण का आधार हो गया। उस पर ध्वन्यालोककार कहते हैं जी नहीं, शब्द ही उस ध्वनि का आधार होता है, शब्द से ही रस की प्राप्ति होती है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। बल्कि वर्ण पद व्यंग्यत्वस्य, वर्ण की भी व्यंजकता होती है, पद की भी व्यंजकता होती है। रसादीनाम प्रतिपादितत्वात्, उस रस की जो ध्वनि होती है वो उस वर्ण से भी हो सकता है, उसके लिए शब्द का होना जरूरी नहीं है। अगर आप संघटना को इस प्रकार मान लेंगे तो फिर जहाँ वर्ण व्यंजकता होगी वहाँ आप क्या करेंगे? वहाँ तो फिर ये सिद्धांत आपका टूट जाएगा। इस प्रकार अभ्युपगते च वाक्य व्यंग्यत्वे, हाँ, जहाँ वाक्य व्यंग्यता होती है, जो पद वाक्य प्रकाशता की बात चल रही थी, जहाँ वाक्य व्यंग्यता होती है वहाँ रसादीनाम नो नियता काचित संघटना तेषाम आश्रयत्वं प्रतिपद्यता इत्यनियत संघटना शब्दा एव गुणानाम व्यंग्य विशेषानुगता आश्रयाः। अब इस पर देखिए क्या कहते हैं कि जहाँ पर वाक्य से या वाक्य प्रकाशता, वाक्य से रस की प्राप्ति होती है, वाक्य से वाक्य ध्वनि की बात आएगी। अभ्युपगते च वाक्य व्यंग्यत्वे, जहाँ वाक्य व्यंग्यत्व है वहाँ कहीं पर रसादीनाम नियता काचित संघटना, वहाँ किसी रस विशेष के लिए किसी निश्चित संघटना ही उस रस का आश्रय होता है कि ऐसी संघटना रहेगी तभी यह रस प्राप्त होगा, ऐसा कोई निश्चित संबंध नहीं है। इसलिए संघटना जो है अनियत है, जो कि पहले दिखाया जा चुका है कि माधुर्य में कहीं छोटे छोटे पद होते हैं, कथा इत्यादि में लंबे लंबे पद होते हैं, और रौद्रादि में भी कहीं कठोर वर्ण और लंबे पद होते हैं, लेकिन नाटकादि में जाकर छोटे पद हो जाते हैं। इसलिए रस के लिए विविध काव्यों को देखते हुए नियत संघटना का निरूपण नहीं किया जा सकता या नहीं किया गया है। वहाँ पर आप देखेंगे तो अनियत संघटना, जो संघटना अनियत है, काव्य विशेष के बल पर, काव्य विधा की पृथकता के बल पर जो संघटना पृथक पृथक होती है, और वही संघटना जो जहाँ जैसा प्रयुक्त हुआ है वही व्यंग्य विशेष के द्वारा तत्त रसों की अभिव्यक्ति करता है। तो अगर तत्त रसों की अभिव्यक्ति करता है तो तत्त रसों के अनुकूल, तत्त रसों का धर्म जो तत्त गुण है, वो तत्त गुण उन संघटना का आश्रय हो जाएगा। अब वो आश्रय अगर हुआ तो संघटना चूँकि अनियत है, तो संघटना अगर अनियत है तो आपको मानना पड़ेगा गुण की संख्या भी अनियत है। जबकि शास्त्र सिद्धांत में, आचार्यों के मत में तो गुण की सत्ता जो है वो अनियत नहीं है, वो काव्य के भेद पर गुण की सत्ता बदल जाती है, या गुण की परिभाषा बदल जाती है, या गुण का रूप बदल जाता है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। जबकि संघटना का तो ये रूप है कि जैसे जैसे काव्य बदलता है, जैसे जैसे काव्य प्रकार बदलता है, वैसे वैसे संघटना बदल जाती है, और जहाँ जैसी संघटना होती है उसी से तत्तरसों की अभिव्यक्ति हो जाती है। ननु माधुर्य यदि नामने उच्यते तुच्यताम। अब ये कहते हैं पूर्व पक्ष कि चलिए आपकी बातें हमने मान ली कि संघटना अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन उसमें विपक्षी को एक शंका है। शंका ये है कि ननु माधुर्य यदि नाम एवं उच्यते, यदि आप माधुर्य को लेकर ऐसी बात करते हैं कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग काव्यों में अलग अलग संघटना दिखाई देता है, तो मैं आपकी बातें मान लेता हूँ। लेकिन
ओजसः पुनः कथम अनियत संघटना शब्दाश्रयत्वम। कहता है कि ओ माधुर्य की बातें तो आपकी मैं मान लूँगा, लेकिन जब ओज की बात आएगी तो ओज में ऐसा नहीं होता। ओज में सभी जगह लंबे समास ही दिखाई देते हैं और कठोर वर्णों का ही प्रयोग होता है। उनका तर्क ये है पूर्व पक्षी का, नो ही असमासा संघटना कदाचित ओजसः आश्रयताम प्रतिपद्यते, कि कभी भी असामासिक संघटना यानी जिसमें दीर्घ समास नहीं हो, ऐसी संघटना कभी भी ओज गुण का आश्रय नहीं लेती है। असामासिक संघटना से कभी भी ओज गुण की प्राप्ति नहीं होती। तो उसको समझाते हुए आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि यदि न प्रसिद्धि मात्र ग्रह दूषितम चेतः तदत्रापि च न ब्रूमः। अब गौर कीजिए कि एक दिन मैंने आपको कहा था कि जब आलोचना होनी चाहिए तो आलोचना न पूर्वाग्रह बद्ध होकर होना चाहिए और न किसी व्यक्ति विशेष में प्रीति से होनी चाहिए। उसी बात को ये कह रहे हैं कि देखिए, आप ये तर्क तो ठीक दे रहे हैं अपने हिसाब से कि अगर सामासिक संघटना न हो तो माधुर्य गुण की प्रतीति तो हो सकती है, लेकिन ओज गुण की प्रतीति नहीं होती। ये जो आपका कहना है कि यदि आप पूर्वाग्रह ग्रह से दूषित न हो आपका चित्त, यानी आपका चित्त अगर पूर्वाचार्य के सिद्धांतों के प्रति विशेष आग्रह से दूषित न हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि ओज गुण में भी ऐसी हालत नहीं है। अर्थात ओज गुण में भी संघटनाएं अलग अलग होती हैं। आप ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको पूर्वाचार्यों के सिद्धांत में ऐसी प्रीति है कि आप उस प्रीति को छोड़ ही नहीं सकते, और उसी बल पर आप कहते हैं कि जब तक लंबा समास और कठोर वर्ण नहीं होगा, ऐसी संघटना नहीं होगी, तब तक ओज गुण की प्रतीति या तत्त रसों की प्रतीति नहीं होगी। लेकिन पूर्वाग्रह ग्रस्त अगर आप न हो तो मेरी बात सुनिए कि ओज गुण में भी ऐसी ओजसः कथम असमासा संघटना नाश्रय। मैं आपको पूछता हूँ कि जब लंबे समास वाला माधुर्य गुण का आश्रय हो सकता है कथा में, तो फिर असामासिक संघटना जिसमें समास न हो वो ओज गुण का आश्रय क्यों नहीं हो सकता। जतो रौद्रादीन ही प्रकाशयतः काव्यस्य दीप्ति ओज इति प्राक् प्रतिपादितम। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रौद्र इत्यादि जो रस हैं, वीर बीभत्स रौद्र, उसमें काव्य की दीप्ति होती है, और रौद्रादि रसों की अभिव्यक्ति करने वाला जो काव्य, उस काव्य की जो दीप्ति है वो दीप्ति ओज कहलाता है, न कि वो दीप्ति कठोर बंधन से आता है। ये कहाँ प्रतिपादित है? ये तो पूर्वाचार्यों ने आपको बताया है, लेकिन रौद्रादि रस जो है वो तो उस काव्य से प्राप्त होने वाली जो दीप्ति है, जो कठोरता है, जो चित्त की दीप्ति करता है, वो कहलाता है ओज गुण। तच्च ओजो यदि असमासायाम अपि संघटनायाम स्यात् तत्को दोषः। अब कहिए कि वो आपके चित्त की अगर दीप्ति हुई, आपका चित्त अगर कठोर हुआ, तो वो ओज गुण माना जाएगा। लेकिन वो दीप्ति, वो कठोरता, वो तीक्ष्णता अगर आपको कहीं छोटे सामासिक पदों से मिल जाता है, छोटे सामासिक पदों को सुनकर अगर आपके चित्त में दीप्ति होती है, अगर वो तीक्ष्णता आती है,
तो वहाँ ओज गुण को मानने में कौन सा दोष होगा? अब दोष अगर नहीं होगा तो आपका जो कथन है वो कथन स्वयं में टूट जाएगा। न च अचारुत्वम, याद रहे कि आप अगर सीधा सा जवाब दे दोगे कि वहाँ दोष ये होगा कि अचारुता होगी, अचारुता होने के कारण वहाँ ओजगुण नहीं मानेंगे, तो ये केवल आपका मत होगा, क्योंकि आपके मत से चारुता या अचारुता नहीं होती। चारुता या अचारुता सहृदय संवेद्य होती है। अगर सहृदयों के हृदय में दीप्ति हो रही है तो उसे आप रोक नहीं सकते। आपके कथन मात्र से सहृदयों के हृदय की दीप्ति नहीं रुक जाएगी। अचारुत्वम सहृदय हृदय संवेद्यम, चारुत्व जो होता है वो सहृदय हृदय संवेद्य होता है। तस्मात् और नियत संघटन शब्दाश्रयत्वे गुणानाम न काचित क्षति ही। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि अनियत संघटन शब्दाश्रयत्वे, कि जैसे अनियत संघटित शब्द जो है, यानी नियत संघटित शब्द नहीं, अनियत संघटित शब्द, जहाँ कवि ने जिस काव्य में जैसे शब्दों का प्रयोग किया है उससे अगर तत्त उससे अगर द्रुति आती है तो माधुर्य हो जाएगा, दीप्ति आती है तो ओज आएगा, प्रसाद आता है और विकास आता है तो प्रसाद हो जाएगा। तो अनियत संघटन शब्दाश्रयत्वे, अनियत संघटना में जो शब्द है उसी शब्द के आश्रय में गुण को मानने से कोई क्षति नहीं है। तो ऐसे में आप जो तर्क दे रहे थे कि शब्दों में गुण को मान लेने पर संघटना के अंतर्गत ही गुण को माना जाएगा, ये बातें स्वतः टूट गई, ये बातें उचित नहीं है। तेषां च चक्षुरादीनां यथास्वं विषय नियमितस्य स्वरूपस्य न कदाचित व्यभिचारः। कहता है याद रहे कि मैंने जो आपको बताया कि अनियत संघटना में तत्त गुणों का विनिवेश है, इसमें कोई दोष नहीं है। चक्षुरादीनां यथास्वं विषय नियमितस्य स्वरूपस्य, जैसे हमारे जो अंग विशेष हैं, शरीर में आँख है, कान है, नाक है, ये सभी चीज़ें अपने अपने विषयों में निहित है। आँख भी हमारे अंग का अवयव है, कान भी हमारे शरीर का अवयव है। इन सभी की जो संघटना है वो मिलके हम हैं। तो जैसे इन चीज़ों का, इन इंद्रियों का अपना विषय नियत है, उसी तरह से तत्त गुणों के लिए कोई संघटना नियत है ऐसी बात नहीं है। तस्मात् अन्ये च गुणाः अन्या च संघटना, इसलिए गुण और संघटना न तो दोनों एक है, न संघटना के आश्रय में गुण है, अपितु गुण का विषय अलग है और संघटना का विषय अलग है। संघटनाश्रिता गुणाः न च संघटनाश्रिता गुणा इत्येकम दर्शनम। संघटना के आश्रय में गुण नहीं है या संघटना के आश्रय में टिकने वाला गुण नहीं है, ये स्पष्ट पक्ष हो गया। या अथवा संघटनाश्रया एव गुणाः, या संघटना का आश्रय ही, संघटना रूप ही गुण है, ऐसी भी बात नहीं है। ये दोनों पक्ष स्पष्ट टूट गया कि न तो गुण और संघटना की एक रूपता है और न संघटना के आश्रय में गुण टिकता है। ये दोनों पक्ष अलग हो गए। अब कहते हैं जत्तु उक्तम, जैसा कहा गया है कि संघटना बद गुणानामप्यन्यत विषयत्वम, जैसा कि पहले से कहा जा रहा है
कि अगर दोनों को एक मान लेंगे कि संघटना जो है वो अनियत है, उसी तरह से आपका गुण भी अनियत हो जाएगा, क्योंकि काव्य में ऐसा देखा जाता है। तत्रापि एतदुच्यते जत लक्ष्ये परिकल्पित विषय व्यभिचारस् तद्विरूपमेवास्तु कथमचारुत्वं तादृशे विषय सहृदयानां न भवति इति चेत कविशक्ति तिरोहितत्वात्। कहता है कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर लक्ष्य में आपको गुणानुकूल संघटना नहीं दिखती है, जैसे हमने मान लिया कि ओज गुण में दीर्घ समास होने चाहिए, लेकिन काव्य में आपको छोटे समास दिखते हैं और छोटे समास में ओज गुण दिखाई दे रहा है, तो वहाँ जो आपने मान लिया कि संघटना और गुण की एकता नहीं है या संघटना के आश्रय में गुण नहीं है, इस बात को न मानते हुए आप ये क्यों नहीं मान लेते कि वहाँ पर कवि ने ही गलती की है? क्योंकि काव्य में ऐसा व्यभिचार दिखाई देता है तो वहाँ कवि का दोष माना जाए कि कवि ने ये गलत काम किया है कि ओज गुण के लिए जैसी संघटना का प्रदर्शन करना चाहिए था वैसा कवि ने नहीं किया, तो ये कवि की गलती है, न कि आचार्यों की गलती है। ऐसा कि आप क्यों नहीं मानते? तो कहता है देखिए, ये तो तब होता जब सहृदयों को तत्त रस की अनुभूति नहीं होती। अगर वहाँ पर संघटना गड़बड़ है, संघटना में उलट पुलट है, अगर उस संघटना का उलट पुलट देख कर उस काव्य को पढ़ने वाले जो सहृदय हैं उसको भी तत्त रस की प्रतीति नहीं होती, तत्त आचारुत्व होता, तब तो हम मान लेते कि यहाँ कवि की गलती है। क्योंकि याद रहे, कवि की गलती हम वहाँ मानते हैं या वहाँ मानना चाहिए जहाँ सहृदय के हृदय में अचारुता उत्पन्न हो जाए। अगर कवि सहृदय के हृदय में चारुत्व उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है तो वहाँ कवि का दोष नहीं माना जाएगा। क्यों? कवि शक्ति तिरोहितत्वात् दुविधो ही दोषः। देखिए, कवि की दुनिया में, लक्ष्य में कवि का ये दो प्रकार का दोष मानते हैं। एक कवेह अव्युत्पत्तिकृतः, अव्युत्पत्तिकृत में वो दोष आएंगे जो सिद्धांत को न मानकर असिद्धांत वाला प्रयोग कर दिया हो, वो कवि का दोष माना जाएगा। और अशक्तिकृतः, जब कवि का के द्वारा प्रयुक्त किया गया पद वो अगर अपने अभिमत तत्त रसों की अभिव्यक्ति न कर पाता हो तो वो कवि के अशक्तिकृत दोष माना जाएगा। तत्राव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्तिकृतत्वात् कदाचित् न लक्ष्यते। कहता है इन दोनों दोषों में एक बात गौर कीजिए कि एक है अव्युत्पत्तिकृत दोष, एक है अशक्तिकृत दोष। तो अव्युत्पत्तिकृत दोष जो है उसको कवि लोग अपनी शक्ति के बल पर, अपनी कवित्व ताकत से उस अव्युत्पत्तिकृत दोष को ढक देते हैं। अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेह, कवेह शक्त्या, कवि की कवित्व शक्ति से अव्युत्पत्तिकृत दोष जो है वह ढक दिया जाता है। लेकिन जस्त्वशक्तिकृतस्तस्य, लेकिन जो कवि अशक्तिकृत दोष है वो झटित्येवाव भासते, वो तुरंत दिखाई दे देता है। ऐसे में पूर्व पक्षी अपना एक मत मानेगा कि ये मानिए कि अगर अनुकूल संघटना का प्रयोग नहीं हुआ तो कवि द्वारा किया गया वह दोष था, लेकिन चूंकि वो अव्युत्पत्तिकृत दोष था इसलिए कवि ने उसको अपनी शक्ति से ढक दिया, इसलिए सहृदयों की को प्रतीत नहीं हुआ।
ये कहा जा सकता है जैसे महाकवि कालिदास ने भगवान शंकर और पार्वती का भी जो शंभु श्रृंगार वर्णन किया है, यद्यपि वो अनुचित है, लेकिन कवि का रस प्रयोग इतना तेज है, कवि की शक्ति इतनी तेज है कि वहाँ कोई भी सहृदय उसमें अचारुता को नहीं देखता है, अर्थात वहाँ उसमें ग्राम्यत्व दोष को भी नहीं देखता है। शक्ति तिरस्कृतत्वम, कवि की शक्ति के द्वारा जो तिरस्कृत किया गया दोष है वो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अवसीयते, यानी कवि की अगर शक्ति है तो वो दोष को ढक देता है, दोष दिखाई नहीं देता, और कवि की अगर शक्ति नहीं है तो वो दोष स्पष्ट दिखाई दे जाता है। तथा ही शक्ति रहतेन कविना एवं विधे श्रृंगारे उपनिबध्यमान स्फुटमेव दोषत्वेन प्रतिभासते। और ऐसा ही दोष जैसे देवी और भगवती पार्वती और शंकर विषयक संभोग का वर्णन कवि कालिदास ने कर दिया, लेकिन लोगों को दोष दिखाई नहीं देता है सहृदयों को, लेकिन वही अगर कोई कालिदास को छोड़कर अशक्तिकृत कवि करता, जिस कवि में कालिदास वाली कविता करने की ताकत नहीं होती, वो अगर ऐसा कोई वर्णन कर दे तो सारे लोग कहेंगे, सारे सहृदय भी कहेंगे कि ना 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 ये तो दोष है, इसमें तो बड़ा खराब बातें इन्होंने कही है। ऐसा होता है। ये क्यों हुआ? तो कवि की शक्ति का अभाव। जहाँ कवि की शक्ति है वहाँ उसने दोष को भी ढक दिया। तो पूर्व पक्षी ये कहेंगे कि जहाँ लंबे समास छोड़कर छोटे समास में ओज गुण को दिखा दिया गया, वहाँ ये मानिए कि कवि में दोष था, लेकिन कवि ने अपनी शक्ति के बल पर उस दोष को ढक दिया। तो ऐसा मानने पर यह मानना पड़ेगा कि संघटना के आश्रय में ही गुण है, लेकिन कवि ने गलती की, लेकिन वो गलती सहृदयों तक नहीं पहुंची, क्योंकि कवि ने अपनी शक्ति के बल पर उस दोष को ढक दिया। तो वहाँ आकर के आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि नन्वस्मिन पक्षे, अगर आप ऐसा कहोगे तो मैं ये पूछता हूँ कि जोजा शस्त्रम विभर्ति, जो बेनी संहार का प्रसिद्ध श्लोक है रौद्र रस का, यहाँ आकर के आप क्या दिखाओगे? यहाँ कौन सी अचारुता दिखाओगे? यहाँ जो कहोगे कि कवि ने ढक दिया, तो यहाँ तो कवि ना भी ढके तो भी छोटे रसों पे, छोटे पदों से ही वो रौद्र रस की अभिव्यक्ति हो रही है। अप्रतीयमान मेवा परोपयामः, अगर आप कहोगे कि यहाँ पर अप्रतीयमान नहीं, अप्रतीयमान है, अर्थात प्रतिमान व्यंजना जो है वो नहीं है, तो तस्मात् गुण व्यतिरिक्तत्वे गुण रूपत्वे गुण रूपत्वे च संघटनाया अन्यः कश्चित् नियम हेतुर्वक्तव्यः। कहता है कि अगर आपकी अपनी मर्जी हो जाए और आप अपनी मर्जी से मान लो कि कहीं प्रतिमान नहीं है, कहीं है, कहीं रस हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ये थोड़े होगा, क्योंकि सहृदयों का हृदय तो इसमें प्रमाण है। और प्रमाण अगर है तो गुण व्यतिरिक्तत्वे, कि गुण और संघटना को अलग मानने पर, या संघटना और गुण को एक रूप मानने पर, या गुण का अलग रूप और संघटना का अलग रूप होने पर गुण का नियामक कोई और होता है और संघटना का नियामक कोई और होता है। ये आपको मानना पड़ेगा। यानी ये समझिए कि गुण और संघटना दोनों एक नहीं है, और संघटना के आश्रय में गुण नहीं है। ये तो दुनियालोककार के मत में स्पष्ट है। अभी जो बातें आई वो पूर्व पक्ष के कथनानुसार थोड़ी देर के लिए मान लिया गया कि अगर हम शब्द में गुण को माने तो फिर इतना शास्त्रार्थ चला। उस शास्त्रार्थ में भी आकर के ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि कवि जब अपनी शक्ति के द्वारा उन दोषों को ढक देता है, सहृदयों तक उसको नहीं पहुंचने देता है, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि उसमें प्रतिमान नहीं है? अर्थात जोजा शस्त्रम विभर्ति जैसे श्लोक में
छोटे समासों, छोटे छोटे पद का प्रयोग होने पर भी जब ओज गुण की अभिव्यक्ति हो रही है तो आप कैसे कहेंगे कि छोटे समास में ओज गुण नहीं होता है? तो मानना पड़ेगा कि नहीं होता है। कवि में रस की अभिव्यक्ति की ताकत होनी चाहिए। अगर ये सत्य है तो फिर संघटना के आश्रय में गुण है, ये आप नहीं कह सकते। तो कहते हैं ये जब नहीं कह सकते तब तो इसका मतलब ये हुआ कि संघटना गुण का आश्रय नहीं है। तो स्पष्ट है कि नहीं है। तो फिर संघटना का आश्रय कौन है? जहाँ तक गुण की बात करेंगे तो गुण की बात तो इन्होंने पहले ही कह दिया था, तमर्थम अवलंबनते। जो उस प्रतिमान जो अर्थ है उस अर्थ का जो अवलंबन लेकर के चलता है वो गुण है। तो यहाँ दोनों का नियामक हेतु, किसके आलंबन पर कौन टिकता है, किसके अनुसार कौन चलता है, इसके लिए दोनों सिद्धांत अलग अलग बनाने पड़ेंगे। संघटना या अन्य कश्चिन नियमो हेतुर वक्तव्य। कहते हैं इसके लिए आपको कोई अलग ही नियम बनाना पड़ेगा, कोई अलग ही हेतु देना पड़ेगा कि आखिर ये गुण रूप में या संघटना का अन्य हेतु क्या है, कहाँ जाकर के संघटना किस हिसाब से बनती है, संघटना किस हिसाब से गुण तो हो गया कि गुण तो तमर्थम अवलंबनते, गुण तो उस रस के अनुकूल होगा। तो फिर संघटना जो है वो संघटना किसके आधार पर बनती है, कभी किस हिसाब से उसको बनाता है, तो इसका कोई अलग हेतु आपको बताना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है, बताना पड़ेगा तो स्पष्ट है कि उसको बताया जाएगा। अब आगे अब ये होगा कि संघटना का आश्रय क्या है, संघटना का नियमन करने के लिए उसका कारण क्या है, किस तरह संघटना का नियमन होता है। ये विषय अब हम कल पढ़ेंगे। आज हमने ये देखा कि संघटना और गुण दोनों एक चीज़ नहीं है और संघटना के आश्रय में गुण नहीं है और गुण के आश्रय में संघटना है, ये भी आप नहीं कह सकते। इस विषय की आज हम समाप्ति करते हैं। कल पुनः इसका हेतु क्या है, किस तरह से ये नियंत्रित होता है, संघटना का नियामक कौन है, इस विषय को लेकर के कल हम फिर उपस्थित होंगे और फिर अपने विषय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी का हार्दिक अभिनंदन।